नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का, लेकिन उससे पहले जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप और ट्रक की भिड़ंत, 6 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें, पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, किस वक्त की ये घटना है? बताना चाहेंगे कि ये जो घटना है 3:30 की घटना है रात की जी। वाराणसी और लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जलालपुर थाना क्षेत्र के लांगनपुर गांव के पास में मंगलवार के करीब 3:30 पे ही यह हादसा हुआ, जो कि वो 100 दाह संस्कार करके आ रहे थे। उसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पे ट्रक और जो पिकअप था उसी में भिड़ंत हुआ जबरदस्त तरीके से, और 7 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है, 10 अन्य लोग घायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा पिकअप और ट्रक के बीच हुआ जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल के लिए उनका इलाज जारी है। बढ़ते हैं अपनी आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 22 फरवरी को पेश करेगी। बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। प्रदेश सरकार ने 18 फरवरी से बजट सत्र आहूत किया है। वहीं 18 को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट पेश करने के लिए 19 या 22 फरवरी की तिथि पर विचार हो रहा था, जिसके चलते अब 22 फरवरी को सहमति बन गई है। बता दें कि ये बजट योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो 22 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पेश करने वाले हैं। अयोध्या के धन्यपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए दायर याचिका को याची महिलाओं ने वापस ले लिया। बता दें कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कुल जमीन में से 5 एकड़ के विवाद को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाओं को मामले में नई याचिका दायर करने की छूट भी दी है। याचिका में दिल्ली निवासी दोनों महिलाओं ने आवंटित जमीन में से 5 एकड़ पर अपना हक होने का दावा किया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस 5 एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा भी विचाराधीन है। आगरा में ड्रग्स एवं औषधि विभाग ने आगरा पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक्सपायरी दवाओं को रीपैकेजिंग कर ऊंचे दामों पर बेचने वालों के यहां छापा मारकर भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सेक्टर 12 में राजोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की फर्म गोरख धंधा कर रही थी। वहीं पुलिस फर्म के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा एक रेकी की गई थी, जिसमें रजोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम के कंपनी में कुछ अवैध तरीके के फर्जी तरीके के जो ड्रग्स हैं वो बेचने की बात वहाँ पे हो रही थी। और उनके गोदाम पे भी ड्रग डिपार्टमेंट के साथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक रेड की। उसमें कुछ ड्रग अभी जब्त किए गए हैं। उसकी अभी पूरी खोजबीन की जाएगी कि क्या क्या मामला है एग्जैक्टली, किस तरीके से फोर्जरी और अन्य चीज़ें जो है वो होती न रही हैं। संवाददाता ममता, वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या मामले, जिस तरह से रीपैकेजिंग जो ये मेडिकल की दवाओं का ये पूरा मामला है, तो इस पे कितनी करोड़ों की दवाई, कितने रुपए की दवाई बरामद हुई है?
फिलहाल अभी पुलिस डिपार्टमेंट में आपको बता दूं मैम कि अभी पुलिस के द्वारा ये फिलहाल उसका रेट नहीं खोला गया है कि कितने दामों की ये दवाएं हैं, कितने जी। इसके साथ ही पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस फर्म के खिलाफ? आपको बता दूं कि इसके खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है कि क्योंकि इनके फिलहाल इनके तार लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा जांच में पता चला है कि इनके तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बाकी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और एसपी सिटी के द्वारा ये भी बताया गया कि इनके खिलाफ ड्रग माफिया और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रीपैकेजिंग दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। एक्सपायरी डेट की दवाइयों की रीपैकेजिंग करके इन्हें बेचा जाता था, जिसका जखीरा पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। वहीं इसके तार लखनऊ से भी जुड़े होने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च निकालकर कैंपस को खोले जाने की मांग की। छात्रों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द इस बात को समझ जाए उतना उसके लिए सही है, क्योंकि अगर ऑफलाइन स्तर प्रारंभ नहीं किया गया तो उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। कोरोना की वजह से ऑफलाइन हुई पढ़ाई को लेकर कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुई पढ़ाई को लेकर अलीगढ़ में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र पैदल हाथों में कागज लिए और उस पर विरोध जताते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने धमकी भरे लहजे में विश्वविद्यालय खोलो एएमयू, ये साफ तौर पर उनके पेपर्स पर लिखे हुए हैं कि रीओपन हॉस्टल्स। उन्होंने धमकी भरे लहजे में एएमयू यूनिवर्सिटी को कहा कि अगर ऑफलाइन स्तर प्रारंभ नहीं किया गया तो उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। आपके द्वारा किस तरीके का मेमोरेंडम दिया गया है? जो अब यहाँ पे सब 10 जमा हुए हैं और स्टूडेंट भी जो सब जमा हुए हैं तो वो हॉस्टल को लेकर जमा हुए हैं कि हॉस्टल ओपन नहीं कर रहे हैं किसी साल। अगर हम हॉस्टल की प्रोवोस्ट मैम के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि डीएसडब्ल्यू के पास जाए। डीएसडब्ल्यू के पास जाते हैं तो वो प्रोवोस्ट को यानी हमें घुमा रखा है। ठीक है, हॉस्टल खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही कोई डेट बता रहे हैं। कोई डेट तो बताए ना कम से कम कि इस डेट में खुलेगा, तो हम सब्र से रहे। ठीक है, स्टूडेंट हमसे मालूम करते हैं कि कब खुलेगा हॉस्टल, कब खुलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो घर पे है नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो मतलब इनकम उनकी इतनी नहीं है कि जो पीजी में रह ले, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कोई पता नहीं होगा और खास करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हॉस्टल ओपन किया जाए। हॉस्टल ओपन इसलिए किया जाए कि हमारी फाइनल ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास करके जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों के लिए तो जैसे बॉयज़ में उनकी इतनी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इनके लिए थोड़ी सी है, लेकिन हमारे मध्य मुकाबिल जो गर्ल्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उनके यहाँ हॉस्टल ओपन ही नहीं किया जा रहा है। जो बच्चियाँ घर से आ रही हैं उनके लिए बाकायदा ये कह दिया जा रहा है कि भाई आपके लिए हॉस्टल ओपन नहीं है और आप जाके बाहर रहेंगी। अभी ये कुछ हमारे पास विश्वास आए हैं, इन्होंने जो चीज़ें रखी खास तौर से इनका कहना है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है ऑफलाइन से आ जाए हमारी, जिससे कि हमें दिक्कत हो रही है। दूसरी जो खास बात है वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाए, खासतौर से लड़कियों को, कुछ लड़कियाँ बाहर रह रही हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये दो तीन चीज़ें लेकर के लड़के आए हैं और इसमें कुछ हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को हम लोग पूरी तरीके से फॉलो करते अब तक चले आ रहे हैं। यही वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। कोविड को लेकर के कोई एक भी लड़का उससे इन्फेक्टेड नहीं। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 22 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ 2021-22 का बजट पेश करेंगे। तो 22 फरवरी को यूपी का बजट सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किया जाएगा। 5.5 लाख करोड़ हो सकता है यूपी का बजट। विधानमंडल का सत्र 28 फरवरी से शुरू। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। वहीं इस खबर पर हमारे साथ एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, 22 फरवरी को बजट पेश होने वाला है यूपी का, क्या कुछ लगता है किसको प्रावधान दिया जाएगा, किन चीजों को किस पर इन्वेस्ट किया जाएगा ज्यादा?
देखिए, जिस प्रकार से 22 फरवरी को मोदी सरकार योगी सरकार बजट पेश करने वाली है। गौरतलब बात है कि इस समय कोरोना काल से जहां देश संकट में जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। तो कोरोना का असर कहीं ना कहीं सरकार के बजट पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ अगर गौर करें तो जो बढ़ती हुई महिला हिंसा है, जिस प्रकार की रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर योगी सरकार जो है एक बड़ा सख्त कदम उठा सकती है। उसकी सुरक्षा के लिए उसको बजट में डाल सकती है। तीसरा, चिकित्सा को लेकर योगी सरकार जो है चिकित्सा पर फोकस करेगी। साथ ही जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है, अभी फिलहाल माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा जो कयास लगाए जाते हैं कि जनता को जो बजट से फायदा होगा, तो फिलहाल ऐसी उम्मीदें नजर नहीं आती। और यह हमें केंद्र में भी देखने के लिए मिला था और कयास लगाए गए थे कि आम जनता को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। और वही उत्तर प्रदेश में भी उसकी झलक देखने के लिए साफ तौर पर मिलेगी। लेकिन योगी सरकार कोशिश यही करेगी कि तालमेल सामंजस्य बनाकर फिर बजट पेश करे, जिससे कि आम जनता को भी लाभ हो और खासकर तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं अन्य वर्ग को भी सीएम योगी सरकार जो है वो साधने की कोशिश इस बजट के जरिए कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, आम लोगों को साधना तो बहुत जरूरी ही होगा, क्योंकि गौरतलब है कि ये बजट अगर एक बार हो गया तो फिर वो एक साल की बात चली जाती है। इसलिए एक साल भर का पूरा बजट लेकर जिस प्रकार की अभी पेशकश होने वाली है 22 तारीख को, उसी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम जनता को राहत तो मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी आम जनता अपेक्षा रखती है सरकार से। गैस सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, या अन्य खाद्यान्न पदार्थों की बात करें, या महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात करें, या सामाजिक मुद्दों की बात करें, जिसमें बहुत बड़ा बजट की उम्मीद की जाती है। लेकिन हाँ, रक्षा, सुरक्षा और अन्य जो मामले हैं जिससे कि यूपी सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उस तरफ फोकस किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश होगा। लेकिन बहुत ज्यादा आम जनता को लाभ मिलने की संभावनाएं फिलहाल तो नजर नहीं आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पेश करेंगे। कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी कई वर्गों को साधने की कोशिश की जा सकती है। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के हाथों लगी बड़ी कामयाबी। लाल किला उपद्रव का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी दीप सिंधु चड्ढा दिल्ली पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया अरेस्ट। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी को हुए उपद्रव में जो मेन अहम आरोपी माना जा रहा था दीप सिंधु, उसको गिरफ्तार दिल्ली पुलिस द्वारा कर लिया गया है। बढ़ते अपनी बाकी की खबरों की ओर। मैनपुरी के विचवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने करोड़ों की शराब को नष्ट किया। बता दें कि ये कार्रवाई सीओ व एसडीएम के नेतृत्व में की गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। तो पुलिस ने करोड़ों की शराब को जब्त करते हुए उसे नष्ट कर दिया। बता दें कि कार्रवाई सीओ व एसडीएम के नेतृत्व में की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया जा रहा है। ये थाना बिछवा में माननीय न्यायालय से 343 विनष्टीकरण के लिए आदेश पारित किया गया था, लगभग 1 लाख लीटर। और उसको कमरे में अगर आंकेंगे तो कम से कम 2 कमरे माल थे, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे। हम लोगों ने प्रयास करके न्यायालय से आदेश प्राप्त कर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें मैं एसडीएम भोगांव द्वारा नामित नायब तहसीलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब और सम्राट लोगों के समक्ष इसको नष्ट कराया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई थी, उसको आग लगाया गया। आग लगाने के बाद फिर उसको गड्ढे में दबा दिया गया और इस तरह पूरे माल को नष्ट कराया गया। पर हमारे साथ संवाददाता मुनीश जुड़ चुके हैं। मुनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि करोड़ों की शराब तो जब्त की गई है, नष्ट भी, क्या तस्करों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है?
जी, अभी तस्करों को नहीं गिरफ्तार किया गया है। मुकदमों में 343 में लंबित चल रही थी। करीब 2 कमरे की जगह घेरे हुई थी। ये जो अवैध दारू थी, तो इसको जो है पहले आग लगवाई गई, फिर बुलडोजर वगैरह से जो है गड्ढे में दबा दी गई और इसका नष्टीकरण किया गया। ये मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र की बात है और ये 1 लाख लीटर शराब थी। जी जी, और कुछ जानकारी? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मुनीश जिन्होंने बताया कि किस तरह से करोड़ों की शराब को जब्त करते हुए नष्ट कर दिया गया। हालांकि तस्कर जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, जो भी लोग, उन्हें अभी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है। सुल्तानपुर में सपा लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष रामप्रकाश मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सीएम योगी के खिलाफ रामप्रकाश मौर्य नारेबाजी कर रहा था, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो एक युवक को सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया। लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष रामप्रकाश मौर्य को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सीएम योगी के खिलाफ रामप्रकाश मौर्य नारेबाजी कर रहे थे। सोनभद्र के बीजपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर एक ही नारा, एक ही जय श्री राम गूंजता रहा। शोभा यात्रा एनटीपीसी स्वागत द्वार से प्रारंभ की गई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी श्याम बहादुर यादव और पुलिस बल तैनात रहे। तो भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में एनटीपीसी द्वार से इसकी शुभारंभ किया गया। वहीं बता दें आपको कि स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया गया। इसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शोभा यात्रा में जय श्री राम के नारों से ये शोभा यात्रा गूंजती रही। बहुत प्रतीक्षित मंदिर है। ये हमारे राष्ट्र की धरोहर थी। हमारा मान सम्मान, हमारा जो है धर्म इससे जुड़ा हुआ था। मुगल आतताइयों ने हमारे विरासत को गिराने का प्रयास किया था। काफ़ी संघर्षों के बाद और पूरे भारत के जन जन का जो है ये आंदोलन था कि हमारा राम मंदिर बने। आज वो पावन दिवस हमारे बीच आ चुका है और उसके लिए हमारे साधु संतों ने कहा कि किसी भी चीज़ में हमारी भागीदारी तब जब रहती है तो हमें उसका जो है एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए हम प्रत्येक देशवासी से कुछ न कुछ अंशदान इस मंदिर में अवश्य चाहते हैं। उसी के लिए जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, सब लोग निकले हैं और हम प्रत्येक जन तक जाएंगे और उनका कुछ न कुछ अंशदान भगवान श्री राम जी के चरणों में अवश्य अर्पित कराएं। आज जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कुछ समर्पण निधि के तहत निकले हैं। बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलने की बात ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि राम सेतु को बनाने में गिलहरी का जो योगदान रहा, आज हर कार्यकर्ता, हर राम भक्त वही योगदान को पूरा कर रहा है और इसमें अपार भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण हम लोगों को समय से न पहुँचकर आगरा के थाना हरिपरिवर्तन क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो आगरा के थाना हरिपरिवर्तन क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस को युवक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। थाना कमला नगर पुलिस को आज सुबह एक सूचना मिली थी कि अभिषेक बंसल नामक व्यक्ति अपने घर से चला गया है। इस पर
थाना कमला नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई थी और अभी लगभग 8-9 बजे यहाँ दिल्ली गेट में एक होटल है, उसने सुसाइड कर लिया है। आवश्यक कार्रवाई करके मौके की जांच। लखनऊ के बाजार खाला अंतर्गत एक महिला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन में एसीपी अनूप सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि महिला की आत्महत्या की कोशिश के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप एक नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को आज सदन में दी जाएगी विदाई। पालम एयरपोर्ट के पास पिछले 2 घंटे से जीरो विजिबिलिटी। 22 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बजट। विधानमंडल का सत्र 28 फरवरी से शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में आईटीबीपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले। मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों के पासपोर्ट किए गए जब्त।